ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी बेहद चिंतित। डीएम ने एसएसपी के साथ किया घटनाओं पर मंथन, जल्द होगा वर्कआउट। 5 जून को शिक्षिका के साथ हुई लूट की घटना में पुलिस की दिखी अकर्मण्यता। थाना पुलिस ने नहीं लिखा था लूट का मुकदमा, 21 दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा। डॉक्टर और तीमारदारों में जरा सी बात पर हुई कहासुनी। डॉक्टर्स ने कर दी हड़ताल की घोषणा, इमरजेंसी के दरवाजे कर दिए बंद। और कलेक्ट्रेट सभागार में घंटों होता रहा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का इंतजार। विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ होनी थी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में होता रहा इंतजार, जहां पीएचसी और सीएचसी के प्रभारी अधिकारियों सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर उच्चाधिकारियों में विचार विमर्श होना था। लेकिन लंबे इंतजार के बाद मीटिंग स्थगित होने की सूचना आई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि अब ये मीटिंग शहर के एक 5 स्टार होटल में बुलाई गई है। कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर चहलकदमी कर रहे ये दर्जनों लोग चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, जो सूबे में अपने सबसे बड़े अधिकारी की मीटिंग अटेंड करने यहाँ आए थे। लेकिन जून के आखिरी दिनों में उनके साथ अप्रैल फूल जैसा किस्सा हो गया, जहां लंबे इंतजार के बाद भी प्रमुख सचिव अरविंद कुमार तो नहीं पहुंच सके। लेकिन 3 बजे बुलाई गई बैठक में 4 बजे करीब मीटिंग स्थगित होने की सूचना जरूर आ गई। इस खबर के 2 मिनट पहले तक अधिकारियों की जहां सांसें फूल रही थी, स्थगन के समाचार के बाद अचानक उनकी जान में जान आ गई और बाहर निकलकर उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि जिला कार्यक्रम महाप्रबंधक डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि चुनिंदा अफसरों को प्रमुख सचिव ने किसी 5 स्टार होटल में बैठक के लिए बुलाया है। नहीं, वजह कुछ नहीं है, वो व्यवस्था के कारण, क्योंकि पहले वो जो हमारी स्वास्थ्य इकाई हैं उनका निरीक्षण करने के बाद में उनको सभी नोडल ऑफिसर्स को शाम को जेबी पैलेस जो होटल है उसमें बुलाया है और वहाँ पर सर बैठक हुई। खंडारी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई अधिवक्ता की पत्नी और बेटी की हत्या के खुलासे में पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, जिसकी कमान खुद एसएसपी ने संभाल रखी है। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इस हत्याकांड में भी किसी नजदीकी के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिस तक पुलिस जल्द ही पहुंच सकती है। अधिवक्ता प्रवीण गुलाटी की पत्नी और बेटी की दिन दहाड़े बेरहमी से की गई हत्या के बाद इस हत्याकांड की तफ्तीश की कमान खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संभाल रखी है, जो हर रोज जांच प्रगति की रिपोर्ट ले रहे हैं। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए तकरीबन आधा दर्जन से अधिक पुलिस टीमों को लगाया गया है और सर्विस लॉन्च सहित मॉडर्न तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस मामले में भी पुलिस की जांच की दिशा किसी परिचित या करीबी की ओर ही जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के मोबाइल की डिटेल के आधार पर जांच शुरू कर दी और गुलाटी परिवार के सभी करीबियों पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लग चुके हैं, पर पुलिस कोई भी कदम उठाने से पहले सभी साक्ष्यों को पूरी तरह से परख लेना चाहती है, जिससे अपराधियों को बचने का कोई मौका ना मिल सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पुलिस हत्याकांड का खुलासा अगले कुछ दिनों में कर सकती है। अधिवक्ता प्रवीण गुलाटी के यहाँ हुए दोहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए वकीलों ने उठाई मांग, जिसकी जनरल बॉडी की मीटिंग में पुलिस की कार्यशैली पर भारी रोष जताया गया। बैठक के दौरान वकीलों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और पुलिस से मामले के जल्द खुलासे की मांग की। यहाँ आपको बता दें कि इस घटना के विरोध में 3 दिन की वकील हड़ताल पर भी हैं। अपने साथी वकील के यहाँ हुए जघन्य हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे कालीकोट वालों में खासा आक्रोश है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्ट्रेट बार हॉल में एक मीटिंग बुलाई और घटना की भरसक निंदा की। उन्होंने पर्यटन नगरी में अपराधों के बढ़ते ग्राफ के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि उसकी लचर प्रणाली के चलते ही शहर में अपराधों की बाढ़ आने की बात कही। गुलाटी जो है अधिवक्ता पूर्व में कलेक्ट्रेट बार के सदस्य रहे हैं, अब वो सिविल में दीवानी में वकालत करते हैं। उनकी बेगम और उनकी बेटी की जो हत्या की गई है उस संदर्भ में आज यहाँ पे जो है
बैठक जनरल हाउस की बुलाई गई है और बैठक में जो है कल एसएसपी से हम लोग मिले थे, तो एसएसपी को हमने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन में वो कोई ना कोई इसमें रिकवरी करके दें, लेकिन अभी जो है कोई 3 दिन हो गए घटना को, अभी कोई जो है रिकवरी नहीं हुई है। और जब रिकवरी नहीं होगी तो आज 3 दिन से लगातार कलेक्ट्रेट में स्ट्राइक है। आपको मालूम है 3 दिन से लगातार कलेक्ट्रेट बंद है, पूरे न्यायिक कार्य बंद है पूरा का पूरा। आज 3 दिन से हड़ताल तो चल ही रही है और एसएसपी से बोल भी दिया हम लोगों ने, वो अपने प्रयास में लगे हुए हैं और हमारी तो यही उनसे मांग होगी कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, जिससे हम लोगों पे कोई ऐसी दिक्कत ना आ पाए। वकीलों के मुताबिक उनका दिन रात अपराधियों से ही वास्ता पड़ता है और उसके पक्ष विपक्ष में की गई पैरोकारी के चलते बुराई बनने की भी पूरी संभावनाएं रहती हैं। लिहाजा उन्होंने प्रशासन से भी अधिवक्ताओं को हथियारों के लाइसेंस सहित अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम मांगे हैं। आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिले में कितने ही बड़े बड़े अपराध क्यों न हो जाएं, लेकिन आगरा में छोटी लूट के अपराध को पुलिस अपराध ही नहीं मानती, जिसकी बानगी थाना न्यू आगरा में देखने को मिली। दयालबाग निवासी शिक्षिका साधना भटनागर इसी माह की 5 जून को एक ज्वेलर्स के यहाँ ज्वेलरी खरीद कर बाहर निकली, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आए और उनसे नकदी और जेवरात लूट कर ले गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन बावजूद इसके थाना पुलिस ने मुकदमा लिखने की जहमत तक नहीं उठाई। मामला जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तब जाकर मुकदमा लिखा गया। साधना भटनागर के साथ उनकी बेटी इसी महीने की 5 जून की शाम कार में सवार होकर ज्वेलरी खरीदने गई। दोनों ने 70,000 के टॉप्स खरीदे और उसके बाद जैसे ही बाहर निकली, मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश आए। बदमाशों ने उनसे सोने के टॉप्स और नकदी लूटी और फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात ज्वेलरी शोरूम के बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले एक बदमाश मोटरसाइकिल से आया, दूसरा उसके पैदल आया और दूसरे बदमाश ने लूटने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। बाद में तीसरा बदमाश आया और मोटरसाइकिल पर बैठकर मां बेटी से जेवरात और नकदी लूटकर तीनों मोटरसाइकिल से फुर हो गए। इस लूटकांड की शिकायत करने के लिए मां बेटी थाने भी गईं, लेकिन पुलिस ने ये कहकर भगा दिया कि आपसे कोई लूट नहीं हुई, अगर हुई है तो सबूत दो। मां बेटी ने काफी हाथ पैर मारकर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगी। तब कहीं जाकर उनका केस दर्ज हुआ। तारीख को मैं कमला नगर गई थी, वहां से मैंने कुछ ज्वेलरी खरीदी थी, टॉप्स खरीदे थे, वो लेकर शोरूम से बाहर निकली हूँ। इतने में 2 पुलिस वाले 2 लड़के बाइक पे आए, उसमें से एक लड़का पर्स छीन के भाग गया। उसके बाद मैं कमला नगर चौकी गई, उन्होंने मेरी रिपोर्ट ठीक से कार्रवाई नहीं की, लिखी नहीं। उसके बाद मैं उसकी फुटेज लेकर वहाँ पर जब गई, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मुझे लेनी पड़ी। उसके बाद जब मैं वहाँ पर गई एसपी सिटी के पास, तो उन्होंने मेरी बात सुनी और सुन के उन्होंने कार्रवाई की। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर और तीमारदार के बीच मामूली कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी को लेकर जूनियर डॉक्टर और तीमारदार के बीच मारपीट हुई। मारपीट के बाद गुस्साए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद इमरजेंसी का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया, जिससे आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के बाहर का यह नजारा उस बात को लेकर है जो सुबह जूनियर डॉक्टर और तीमारदार के बीच मामूली कहासुनी हो जाने के बाद इसी कहासुनी को लेकर जूनियर डॉक्टर और तीमारदार के बीच मारपीट हो गई, जिसमें जूनियर डॉक्टर को चोट भी आ गई थी। इस मारपीट के बाद गुस्साए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद इमरजेंसी का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया, जिससे आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीज दरवाजे के बाहर बैठे हैं और इलाज के लिए तड़प रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की खबर लगते ही एसएम के प्राचार्य भी इमरजेंसी पहुंच गए और जूनियर डॉक्टर्स को समझाने का प्रयास किया। हड़ताल है, जब ब्लड की रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होगा? दवा बंद हो जाएगी, दवा भी नहीं स्टार्ट होगी। कितनी परेशानी हो रही है? मैं अभी इस समय तो ताजगंज से आई हूँ, बाकी मैं फिरोजाबाद से आती हूँ हमेशा। क्या कह रहे हैं आप? वो अभी कह रहे हैं कि अभी रुक जाइएगा, अभी तो हड़ताल। इस घटना के बाद जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभालने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं
अधिकारी अब तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। थाना हरिपर्वत क्षेत्र में हुई 6 किलो सोने की लूट और खंडारी में दिन दहाड़े दोहरे हत्याकांड के बाद से ही पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव बना हुआ है। इसी को लेकर शुक्रवार को डीआईजी और एसएसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तकरीबन 2 घंटे तक थाना हरिपर्वत पर मौजूद रहे और जांच की समीक्षा की। बीते दिनों थाना हरिपर्वत क्षेत्र में हुई 2 बड़ी वारदातों के खुलासे में लगी आगरा पुलिस अब तेजी में नजर आ रही है। यही वजह है कि डीआईजी लक्ष्मी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने थाना हरिपर्वत पर तकरीबन 2 घंटे बिताए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने एसपीसीटी राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी हरिपर्वत सहित इन मामलों की तफ्तीश से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और जांच की दिशा में चल रही प्रगति की रिपोर्ट ली, जिसके बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि सराफा लूटकांड में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिल चुके हैं, जिसमें एक बार शक की सुई फिर से करीबियों की ओर ही मुड़ गई है। उम्मीद है कि सराफा लूट का खुलासा पुलिस कभी भी कर सकती है। इस खुलासे के लिए पुलिस की तकरीबन आधा दर्जन टीमें दिन रात एक किए हुए हैं और सर्विलांस टीम की भी इस खुलासे में अहम भूमिका हो सकती है। समाजवादी पार्टी में शहर अध्यक्ष को लेकर शुरू हुई सियासी जंग का अंत गुरुवार देर शाम उस वक्त हो गया जब प्रदेश कार्यालय से आए एक पत्र से घोषणा हुई कि सपा शहर अध्यक्ष के पद के लिए प्रदेश सचिव रहे रईसुद्दीन कुरैशी का चयन किया गया है, जो अब शहर अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ अब सभी दावेदारों की पैरोकारी भी खत्म हो गई, लेकिन देखना होगा कि इस संकट की घड़ी में नए शहर अध्यक्ष पार्टी की नैया कितनी पार लगा पाते हैं। शहर अध्यक्ष की कमान एक बार फिर प्रदेश सचिव रहे रईसुद्दीन कुरैशी को मिलने के बाद अब इस पद को लेकर चल रही खींचतान पर विराम लग गया है। लेकिन हाल ही में पार्टी की फजीहत होने के बाद जिस तरह आपसी कलह खुलकर सामने आई थी, उसके बाद पार्टी की जो साख पर बट्टा लगा है, उससे पार पाना नए अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ अब पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना भी नए अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, जिसके लिए पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को आगे लाना एक बड़ी चुनौती है जो कहीं ना कहीं उपेक्षा के चलते घर पर बैठ गए थे। अब अनुभवी अध्यक्ष को ये कमान मिलने से पार्टी को मजबूती मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश सचिव के पद पर काम कर चुके रईसुद्दीन पहले 3 बार शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जो शायद इस बार उनके अध्यक्ष बनने में ज्यादा अहम साबित हो रहा है। इसी के साथ शहर में भी सपा नेता ने विश्वास जताया है कि पार्टी का ये कदम काफी कारगर साबित होगा और पार्टी को नई दिशा मिलेगी, जो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का आधार बनेगी। रईसुद्दीन को हमारी तरफ से और जिले की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। वो हमारे पुराने नेता हैं और बहुत ही अनुभवी नेता हैं। शहर और जिला मिलकर ना ही हम दोनों भाई चलाएंगे। निश्चित तौर पे बहुत मजबूती इस समय महानगर को मिलेगी। काफ़ी उन्हें अनुभव है पार्टी को चलाने का। लगातार चौथी बार वो हमारे शहर की कमान उन्हें मिली है। अनुभवी नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। निश्चित तौर पे जो माननीय हाईकमान ने जो दाव मुस्लिम कार्ड खेला है, निश्चित तौर पे से चल रही थी पार्टी में, उसको थामे में कहीं नहीं कारगर साबित होगा ये पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये कदम बिल्कुल बड़ा कारगर साबित होगा, उसको थामेगा। खबरों का सफर जारी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद अगली खबर। कानून व्यवस्था के मसले पर राजनीतिक दलों में अचानक आया उबाल नहीं ले रहा थमने का नाम, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी का नाम भी शामिल हो गया है, जिसके कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की और शहरवासियों की जान माल की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सपा के शासन में पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है। केंद्र में सरकार क्या गई, कांग्रेस ने भी सड़कों पर आना शुरू कर दिया, जिसे जनता से जुड़े सरोकार भी अब नजर आने लगे हैं। ताजनगरी में दिनों दिन बढ़ रहे अपराधों के लिए जिसने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता शहर की कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी इस व्यवस्था से नाखुश है और सरकार की बर्खास्तगी की मांग करती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार काम नहीं कर रही हो। हमारी मांग है कि जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, सरेआम महिलाएं को इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम अपहरण हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने उद्योग बना रखे हों, जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको खुलेआम छूट दे रखी है कि आप कुछ भी करें, केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य रह गया है। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जैसे सफाई की व्यवस्था है। आपने देखा कि एक दिन की जल भराव में तमाम सड़कें जो गड्ढे बन गई, नहरों का रूप ले लिया, तो कहीं भी नालों की सफाई नहीं हुई। सरकार कहीं किसी मुद्दे पे सफल नहीं है, हर मुद्दे पे फेल है। कांग्रेसियों ने इस संबंध में पुलिस प्रशासन को भी एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था की बहाली की मांग की और सपा सरकार से आम जनमानस की जानो माल की हिफाजत की अपील की।
इटारसी स्टेशन के आरआरआई में आग लगने की और भोपाल में नॉन इंटरलॉकिंग की समस्या के चलते आगरा से होकर चलने वाली प्रमुख 18 ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं। इसके साथ ही कई ट्रेन देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और सैकड़ों यात्री आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। इन पर जो हमारे पास ट्रेन होती हैं उनकी जो परिस्थिति होती है वो जैसी चल रही होती हैं, उसके आधार पर यह निर्णय दिन ब दिन लिया जाता है। एक तरह से कोई भी कैंसिलेशन नहीं होता है। आज के दिन हमारे पास 18 गाड़ियां ऐसी हैं जो हम कैंसिल किए हैं और ये जो गाड़ियां हैं उसमें अमूनन हम आपको बता दें कि जीटी एक्सप्रेस जो तमिलनाडु से आती है और दिल्ली से तमिलनाडु जाएगी वो है। मुख्य गाड़ियों में कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, वो कैंसिल हुई है। एपी एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलने वाली है वो कैंसिल हुई है। पातालकोट एक ट्रेन है वो कैंसिल हुई है। तो इस तरह से कुल मिला के 18 गाड़ियां हैं जो आज कैंसिल है। सड़क चौड़ीकरण और पुलों के निर्माण के चलते इन दिनों हाईवे में सीवर पाइपलाइन और नाला निर्माण का काम जारी है, लेकिन मानकों की अनदेखी पर नगर आयुक्त के आदेश पर चीफ इंजीनियर अपनी टीम के साथ वाटर वर्क्स पर मौका मुआयना करने पहुंचे। रिलायंस कंपनी द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन को डलवाने वाले इंजीनियर ने इसे स्वीकार करते हुए आगे से गलती न दोहराने की बात कही। दिल्ली कानपुर हाईवे पर इन दिनों सीवर लाइन और नालों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था रिलायंस कंपनी इस पूरे काम को अंजाम दे रही है। वाटर वर्क्स पर डाली जा रही पाइपलाइन में लापरवाही और अनियमितताएं बरतने की शिकायतें मिलने के बाद नगर आयुक्त ने यहां का दौरा किया और मुख्य अभियंता को जांच के आदेश जारी किए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मुख्य अभियंता ने किए जा रहे काम में लापरवाही और अनियमितताओं पर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही कार्यदायी संस्था पर काम को सही ढंग से न करने का आरोप लगाया। स्लैब कैसे उठेंगे, सफाई कैसे होगी नाले की, नगरा साहब ने मुझसे कहा कि मैं आके यहाँ पे देखूँ, तो मालूम ये हुआ कि नाले के अलावा यहाँ सीवर का भी काम हो रहा है, लेकिन सीवर का जो काम है वो रिलायंस कर रहा है, नाले का काम एल&टी कर रहा है। टीम में शामिल निगम के कंसल्टेंट ने बताया कि यहाँ पाइपलाइन को बिछाने से पहले गिट्टी का लेवर और मानकों के अनुरूप गिट्टी डाली जानी चाहिए, लेकिन कंपनी जलभराव में ही गिट्टी डाल महज खाना पूर्ति करने में लगी है, जो भविष्य में दिक्कतें पेश करेगी। अभी फिलहाल मौके पर आए कंपनी के इंजीनियर ने गलती मानते हुए इसे सुधारने का आश्वासन दिया है। इसमें सीवर जो डाली गई है वो रिलायंस द्वारा डाली गई है। जो है सीवर में मेन प्रॉब्लम दो चीज़ें होती हैं, लेवलिंग हो और जो उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उस हिसाब से उसमें गिट्टी। रिलायंस के इंजीनियर शाहिद जिया का कहना था कि पाइप नहीं डाले जा रहे हैं, यहाँ लेबलिंग का काम किया जा रहा है। हालांकि कुछ काम में कमी को स्वीकार करते हुए अपनी भूल को सुधारने की बात भी कही। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि जो भी काम में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अभी हाल फिलहाल में जो बात हुई है उसको हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और सही राय दी गई है और लेवल वगैरह सब ठीक है और जो भी आगे का जो कंक्रीट वगैरह है वो सही से होगी, लेवल वगैरह सब ठीक होगा। इस काम में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, इसके लिए निगम की टीम ने कंपनी द्वारा बनाए गए नक्शे भी देखे और मशीनों के जरिए पूरी जांच पड़ताल भी की, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। फ्रीगंज में जमींदोज हुए मकानों पर एडीए पर लापरवाही के आरोप को एडीए सचिव ने खारिज करते हुए इसे एडीए के बाहर का मामला बताया। उनका कहना था कि मामला अभी खनन विभाग से जुड़ा है और बिल्डर का नक्शा भी अभी पास नहीं किया गया है, इसलिए हादसे के जिम्मेदार खनन विभाग है, न कि एडीए। हालांकि एडीए सचिव अपनी टीम द्वारा सर्वे कराकर जांच कराने की बात कहते हैं। फ्रीगंज क्षेत्र में हुए हादसे के बाद लगातार आगरा विकास प्राधिकरण पर उठ रही उंगलियों को एडीए सचिव प्रभांशु श्रीवास्तव ने कहते हुए नकार दिया कि जब तक किसी स्थान पर निर्माण नहीं होता वो निर्माण एडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फ्रीगंज क्षेत्र में चल रहे खनन पर उनका कहना था कि खनन की अनुमति खनन विभाग देता है और वहाँ खनन का काम ही किया जा रहा था, जिसका एडीए से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, एडीए सचिव का साफ तौर पर कहना था कि बिल्डर ने नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी उसका नक्शा पास नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का कोई निर्माण वहां नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ अभी नक्शा पास होने के लिए सबमिट हुआ है, उस पर विचाराधीन है और मौके पे किसी ने माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन ली है खुदाई करने की, तो परमिशन एडीए ने न परमिशन दी है खोदने की न खुदवाने की। बिना बात का एडीए का तूल दे दिया था, एडीए ने नक्शा पास कर दिया, एडीए ने नक्शा बनवा दिया और एडीए के नक्शा पास होने की वजह से ऐसा बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो एज ऑन डेट जो हमारे लोगों ने बताया है उसके हिसाब से वो बेसिकली उसके पास खनन की अनुज्ञा है, उसके हिसाब से उन्हें खनन किया है।
एडीए सचिव ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वो शहर से बाहर थे और जानकारी करने पर उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली है, जिसके बाद उन्होंने भी एक टीम बना सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं ताकि सर्वे के साथ जांच होने पर पूरी सच्चाई सामने आ सके। एक जनरल परसेप्शन है, कुछ भी गड़बड़ कहीं हो रहा हो तो एडीए को ब्लेम कर दो सीधे सीधे। मैं लखनऊ में था, मेरी जानकारी में बात लाई गई कि साहब वहाँ बिना अनुमति के खनन या बेसमेंट बनाया जा रहा है, जिससे अगल बगल की बिल्डिंगों को खतरा हो गया है। मैंने अपनी टीम को, जो लोग हैं उनको भेजा वहाँ। बहरहाल एडीए द्वारा सर्वे होने के बाद क्या जांच रिपोर्ट आती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विभाग इस मामले से पूरी तरह से खुद को अलग करने में लगा है। फ्रीगंज क्षेत्र में बीते दिनों बिल्डर की मनमानी के चलते गिरे मकानों का गिरना आज भी निरंतर जारी है। इसी कड़ी में बसपा पार्षद चित्रा देवी का मकान भी शुक्रवार को अचानक गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हालांकि पुलिस ने आरोपी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फ्रीगंज क्षेत्र में बीते दिनों 10 परिवार बिल्डर की मनमानी के चलते बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हो गए। शुक्रवार को भी फ्रीगंज क्षेत्र के हवेली बहादुर खां की तरफ भी एक पुराना मकान, जो कि बसपा पार्षद चित्रा देवी का है, अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, वरना हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। पीड़ितों ने बताया कि अक्सर बच्चे गली में खेलते रहते हैं, अगर इस दौरान हादसा होता तो किसी मासूम की जान भी जा सकती थी। मकान गिरने पर कुछ पार्षद को दोषी बता रहे थे तो कुछ बिल्डर की गलती बताते नजर आए। कोई भूमाफिया है जो कि प्लाट को जबरदस्ती उसमें करवा रहा है। कल इसके मुआवजे के लिए उन लोगों ने तो कुछ ऑब्जेक्शन उठाया था, तो ऑब्जेक्शन उठाने के मामले में इन जनता, पीछे भी जनता, इनके कुछ मकान क्रैक हुए हैं जो लगे हुए हैं, इनकी दीवार से लगे हुए हैं। उनका कहना यह है कि अपनी दीवार उठाता है तो दीवार उठाने से हमारा उसमें मलबा हो रहा है कि हमारी दीवार की रिपेयरिंग करा दे या उसका मुआवजा दे हमको। कोई चित्रा करके है, कोई पार्षद है, कोई पूर्व पार्षद है बसपा की, तो उनका ये मकान था, उनके पिताजी का मकान था, तो उनके पिताजी के मकान से अब उसके जो ऑनर जो खत्म हो चुके हैं, वो पार्षद है, वो उस क्षेत्र में रहती नहीं है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में रहती हैं, तो सेवला में रहती हैं, तो वो उसे देखने के लिए यहाँ आती भी नहीं है, चाहे कोई हादसा हो या कुछ भी हो। गिरासू रखा है, आधा उतरवा चुकी, वो आधा ये रह गया। हमने जब भी गई, मैं रहती थी इस घर में, मुझसे खिला दिया, मैं थी नहीं, मैं अपने मायके में थी, सारा सामान मेरा इधर उधर यूँ कर दिया, खुले में डलाए मेरा सामान, तो मना करी थी, लेकिन उसकी चपेट में जे भी पूरा आ गया, सही था वो। अब वो हम कह रहे हैं वो आ जाए, लेकिन वो आ ही नहीं रही है, अब कितनी परेशानी है। और क्या, इतना ही नहीं, लोगों का आरोप था कि कई बार पुलिस को फोन करने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने पुलिस पर पैसा लेकर बिल्डर का साथ देने की बात कही। मकान जब बिल्डर चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, तो इसके धमके हुए थे, हमें स्टैंडर्ड नहीं लग रहा था कि हमारे मकान में कोई नुकसान होगा। हमने 1-2 बार की थी उनके मकान बनने के बाद कि हमारे मकान में परेशानी आ रही है, जो मकान हिले हैं, ऐसा लगता रहता है कि भूकंप आ रहा है। अब जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो मिट्टी धस रही है, हमारे मकान के पीछे चढ़ गए हैं, और कभी पता नहीं कि बारिश की वजह से कब हमारा मकान गिर जाए, मगर हम कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये चित्रे का मकान है, इसी वजह से, बारिश की वजह से मकान जो गिरा है धमक की वजह से, और इनकी वजह से हमारा भी हादसा हो सकता है, तो हमारे कोई परेशानी हमारी दूर करें। की कमी है, बिल्डर की कमी नहीं होती तो इन लोगों को परेशानी नहीं होती। इस परेशानी से किसी की बच्चे की मौत भी हो सकती है, किसी को जनहानि भी हो सकती है, किसी के ऊपर लेंटर वगैरह भी गिर सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं। फ्रीगंज क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद लगातार मीडिया में खबरें छपने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी बिल्डर मुकेश सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मुकेश सिंघल सामने नहीं आ रहा और उसके समर्थक आसपास रहकर पल पल की खबर मुकेश सिंघल को दे रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। आगरा में वाहनों के अस्पताल की हालत खराब होने वाले हैं, जिसे लेकर वहां के चिकित्सक काफी चिंतित हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर की, जहां सड़क की हालत खस्ता है और आने वाले मानसून में यहां की स्थिति नारकीय हो जाती है, जिसे लेकर स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यहां के हालातों को सुधारने की अपील की है।
हर साल बरसात शुरू होने से पहले आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों को प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के दरवाजों पर ट्रांसपोर्ट नगर के हालातों को सुधारने की अपील करनी पड़ती है। इस बार भी ट्रांसपोर्ट नगर के स्थानीय दुकानदारों ने इकट्ठा होकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो बरसात शुरू होने से पहले यहाँ के हालातों का जायजा लें और सड़कों व नालियों का सुधार कराएं। साथ ही जनप्रतिनिधियों को सजग किया है कि बरसात से पहले उन्होंने अपने चुनावी मौसम में किए वादों को पूरा नहीं किया तो वो आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। पहले यहाँ पर 2-3 सड़कों का मुख्य सड़कों का कार्य शुरू हुआ था। विगत 6 माह से ये स्टेट बैंक वाली जो रोड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जॉइंट लगभग 6 महीने पहले से ये काम रुका पड़ा है। आए दिन यहाँ लोग चुटेल होते हैं, वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वैसे तो पूरे ट्रांसपोर्ट नगर की हालत बहुत खस्ता है। ट्रांसपोर्ट नगर की समस्त सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पार्किंग स्थल टूटे पड़े हुए हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े होने की सही व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग धूल फाँक रहे हैं, बीमार पड़ गई थी। ये रोड अधूरी छोड़ के चले गए हैं और वहाँ पर आपका जो बस स्टैंड है वहाँ पर साइन बोर्ड लगा रखा है इन्होंने कि 3 करोड़ रुपये खर्च करिए। हमको तो लागत दिखती नहीं 3 करोड़ की, और आए दिन लोग यहाँ पर गिरते हैं, चोटें लग रही हैं। बस स्टैंड की सवारियाँ आती हैं तो गिरती हैं, दुकानदार तो परेशान है। अभी बीच में बारिश आ गई थी, उसके बाद सारी नालियाँ यहाँ पे सारा का सारा पानी भर गया। कब से काम बंद है ये 4-5 महीने हो गए। ट्रैफिक जाम, कोई ड्रेनेज नहीं, कोई सीवरेज नहीं, हमेशा बारिशों में जल भराव की समस्या, इसी से जूझ रहे हैं दिन रात। आप जो विकास कार्य थोड़े बहुत हुए थे वो अब बंद पड़े हैं, कब से बंद पड़े हैं और आप लगभग 6 महीने हो चुके हैं। आपने कभी इनके लिए अप्लाई नहीं किया कि भाई क्यों नहीं? कई बार किया है। ठेकेदार गवर्नमेंट के ऊपर लगाते हैं कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट कहती है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, उसके पास लेबर नहीं है। रोज नित नए बहाने हैं। सीवर है ना, वाटर है और ना स्ट्रीट लाइट है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। टैक्स के रूप में 5,000 रुपये 10,000 रुपये एक दुकान वाला देता है, लेकिन उस एवज में कोई सुविधा प्रशासन ने नहीं दे रखी है। ना यहाँ पार्किंग है कोई, और अधूरी रोड छोड़ दी है जिसका काम 6 महीने से बंद है। इसको सुचारू रूप से काम शुरू कराएं। ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों की माने तो पिछले साल जनप्रतिनिधियों और एडीए अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा किया और यहाँ के हालातों को देखा, जिस पर एडीए द्वारा कई मार्गों पर आरसीसी रोड निर्माण करने का वादा किया गया जो अभी तक अधूरे पड़े हैं। साथ ही यहाँ की नालियां चौक पड़ी हैं। सड़कों के खराब होने से पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में धूल के गुबार उड़ते रहते हैं और बरसात के बाद यही धूल कीचड़ में बदल जाती है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद खराब है, जहां लोग काम करना तो दूर बैठ तक नहीं पाते, जिसे सुधारने के लिए ट्रांसपोर्टर्स स्थिति बिगड़ने से पहले सही करने की अपील प्रशासन से कर रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से कार्य को समय से पूरा कराने का वादा भी मांगा है। आईएसबीटी बस अड्डे पर रोडवेज कर्मियों के अभियान को ब्रेक क्या लगा। डगेमार वाहनों ने फिर से इन बस अड्डों के आसपास अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। साथ ही इन डगेमार बसों के सड़कों पर अतिक्रमण करने से जाम के हालात भी पैदा हो गए। दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम के ये हालात आईएसबीटी चौराहे के हैं, जहां चंद दिनों पहले किसी प्रकार के जाम की तस्वीर नजर नहीं आती थी। दरअसल जब से रोडवेज कर्मचारियों के अभियान को ब्रेक लगा है, तभी से डगेमार वाहन दोबारा इन चौराहों पर सक्रिय हो गए हैं। आज के हालात ये हैं कि जगह जगह डगेमार बसों ने अपना कब्जा कर रखा है। इससे सड़कों पर जाम के हालात तो पैदा होते ही हैं, साथ ही सड़कों पर भीड़ भाड़ होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इन डगेमार वाहनों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने अभियान चलाया था, जिसमें आरटीओ और पुलिस दोनों को सहयोग करना था। किसी कारण रोडवेज कर्मचारी इस अभियान से कुछ समय के लिए हट गए हैं, लेकिन आरटीओ और पुलिस प्रशासन भी इस अभियान को चलाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे आईएसबीटी पर नजारा बिगड़ने लगा है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान। माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माहे रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद अगली खबर। बीते दिनों लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच आगरा में लोडिंग टेम्पो को लेकर काफी घमासान हुआ था, जो 2005 से पहले के टेम्पो को शहर की सड़कों से बाहर करने के फैसले के साथ थमा। लेकिन सड़कों पर कौन से साल का टेम्पो आज चल रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं। साथ ही यातायात देखने वाले विभागीय लोग टेम्पो चालकों पर कार्रवाई का डर दिखाकर मनमानी उगाही कर रहे हैं। पंचों की बात सिरमा थे पर पनारा वही बहेगा, ये वो कहावत है जो बीते दिनों जिला प्रशासन और लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन के बीच लंबे समय से चले घमासान पर फिट बैठती है। कहने को तो टेम्पो एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच लोडिंग टेम्पो को आगरा की सड़कों पर चलने पर फैसला हुआ था कि साल 2005 के बाद टेम्पो शहर की सड़कों से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आज इस फैसले की निगरानी करने वाला कोई नुमाइंदा सड़कों पर मौजूद नहीं है, और जो मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं आप खुद एक टेम्पो चालक की जुबानी सुन लीजिए। इधर से जा रहा था माल लेकर के, तो यहाँ ट्रैफिक वाले खड़े थे और TSI उत्तम, अच्छा हाँ, वो उधर खड़ा था। अच्छा, वैसे कागज मांगे, कागज गाड़ी मैंने कागज पूरे थे पूरे। कल परसों तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है गाड़ी का, फिर आगरा है CNG की पहले। तो बोला मिठाई खिला दो, मैंने पहला भाड़ा लेके जा रहा हूँ और मैं सिकंदरा से लौटते मैं आपको मैंने कहा मिठाई खिला दूँगा, एक डिब्बा ले आऊँगा। नहीं 200 रुपये दे जाना जहाँ और टैक्सी की रसीद ले जाना। ये मुकेश है जो लोडिंग टेम्पो चलाता है। इसके कहे अनुसार कल इसने अपने टेम्पो का रजिस्ट्रेशन RTO कार्यालय पर कराया और पहली सवारी लेकर सड़क पर निकला ही था कि यातायात पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।
अब यातायात पुलिस की कार्रवाई देखिए, जिन्होंने टेम्पो से संबंधित कागज देखने के बजाय सीधे पैसों की डिमांड कर दी। ये जाने और पूछे बगैर कि जिस टेम्पो को उसने पकड़ा है वो 2005 से पहले का है या बाद का। इससे साबित होता है कि टेम्पो एसोसिएशन और प्रशासन के बीच चले मामले का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन आगरा की सड़कों पर वही चलेगा जो यातायात पुलिस की सेवा करता रहेगा। दिल्ली आगरा हाईवे के खंडारी चौराहे पर कुछ समय पहले जाम के हालात बने रहते थे, जिससे पार पाना यातायात पुलिस के बस से बाहर हो गया था। लेकिन प्रशासन के एक कदम ने रातों रात इस चौराहे को जाम से निजात दिला दी। साथ ही लोगों को दूसरी ओर जाने के लिए यू टर्न की व्यवस्था भी कर दी, जिससे यातायात पुलिस को तो राहत मिल गई, लेकिन आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। देखिए ताज न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से आगरा आने का एक आम रास्ता है हाईवे, जिस पर फिलहाल आगरा की सीमा में घुसते ही जाम से जूझना पड़ता है, जिसे सुलझाने के लिए जिला प्रशासन ने खंडारी चौराहे पर ऐसी व्यवस्था की कि आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। जिला प्रशासन ने खंडारी चौराहे पर बड़े बड़े पत्थर रखकर चौराहे को बंद कर दिया और वाहन सवारों को दूसरे मार्ग पर जाने के लिए यू टर्न का विकल्प दे दिया, जिसके चलते लोगों को हर रोज अपनी जान खतरे में डालकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि जिन यातायात पुलिस कर्मियों को इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो अपने स्थान पर दिखाई ही नहीं देते। वहीं आम जनता इस व्यवस्था के लिए प्रशासन को कोसती दिख रही है। जब से खंडारी चौराहे को बंद करके यातायात में यू टर्न की व्यवस्था की गई है, तब से यातायात पुलिस को तो राहत मिली, लेकिन इस व्यवस्था के चलते वाहन चालकों को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस यू टर्न पर मार्ग बदलते समय कई दुर्घटनाएं हुई। साथ ही सड़क पार करते समय पैदल यात्रियों की तो हालत ही खराब हो जाती है। जिला प्रशासन ने किस सोच के साथ खंडारी चौराहे को बंद किया होगा, ये तो प्रशासन ही जाने, लेकिन इस व्यवस्था से आम लोगों को हर रोज जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अभी हाल ही में एक नौजवान इस व्यवस्था की बलि चढ़ चुका है। अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही इस व्यवस्था को सुधारने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो इस व्यवस्था के चलते होने वाली दुर्घटनाएं कभी भी अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजनगरी आगरा में 1 जुलाई से पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल्स के छात्रों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। वहीं इस अभियान की निगरानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी साथ साथ करेंगे। ताज ट्रेपेजियम जोन यानी TTZ में आगरा में होने वाले पौधारोपण में छात्र भी हरियाली के प्रहरी बनेंगे। भविष्य के प्रकृति रक्षक के रूप में उन्हें पौधारोपण के फायदों से अवगत कराया जाएगा। ताजनगरी में 1 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पौधारोपण होना है। वन विभाग को 9 संपर्क मार्गों और 17 ब्लॉकों में 2,20,821 पौधे लगाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस अभियान की निगरानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक संगठन और छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वन विभाग इसके लिए अभियान चलाकर छात्रों को जोड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए 75 और बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 200 स्कूल की सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई है। पौधारोपण में इन स्कूलों के बच्चे भी सहभाग बनेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा और पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी कृष्ण कुमार सिंह ने आयोजित होने वाले इस पौधारोपण अभियान में छात्रों को भी सहभागी बनाए जाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर MP दुबे इस मौके पर दूरस्थ शिक्षा का महत्व बताते नजर आए। आगरा और उसके आसपास के कई जिलों के विद्यार्थी अब इस केंद्र से पत्राचार द्वारा विभिन्न कोर्स कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के आगरा में स्थापित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को इलाहाबाद के कुलपति प्रोफेसर MP दुबे ने किया। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र खंडारी परिसर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सामने स्थित अन्ना कॉम्प्लेक्स में स्थित है। उद्घाटन के समय कुलपति ने कहा कि आगरा के इस क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत महामाया नगर, एटा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और कांशीराम नगर शामिल हैं और आगामी जुलाई माह में प्रदेश में 7 जुलाई 2015 के सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसका सीधा लाभ आगरा के लोगों को भी यहां क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के साथ होगा। प्रोफेसर दुबे ने बताया कि पूरे प्रदेश में 620 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 70 शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश देगा। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चॉइस बेस्ड सिस्टम लागू हुआ है। यूनिवर्सिटी 620 स्टडी सेंटर्स
खोले हैं और उन सेंटर्स को रीजन वाइज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। अभी तक केवल 5 रीजनल सेंटर्स थे, जिसमें बनारस था, इलाहाबाद था, गोरखपुर, लखनऊ और बरेली। हमने जो है इन रीजनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स को बढ़ाया है, जैसे मेरठ खोला, गाजियाबाद खोला, आगरा और झांसी खोला है। तो आगरा में रीजनल सेंटर खुल जाने से जो यहाँ के विद्यार्थी हैं या यहाँ के शिक्षक हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, उन्हें बरेली नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक बरेली से कोऑर्डिनेट होता था, तो अब यहीं आगरा में ही असाइनमेंट उनका जमा होगा, यहीं से ऑनलाइन फॉर्म भी एडमिशन के लिए भरे जाएंगे, यहीं से सारी प्रॉब्लम चाहे एग्जामिनेशन संबंधित हो किसी तरह की हो, वो सीधे यहीं से जो उसको हल कर सकेंगे, यहाँ पर उसको रिजॉल्व। से इतने ज़िले यहाँ के आसपास के, आगरा और आसपास के ज़िलों में कई जगह पे मान्यता है और लोग काम कर रहे हैं, अपना अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं सब। तो उनको एक तरह से सहूलियत प्रदान करने के लिए एक ब्रिज है दोनों के बीच में, स्टडी सेंटर और छात्र के बीच में। छात्र को कोई परेशानी है तो हमारे पास आएगा, स्टडी सेंटर को भी परेशानी तो भी आएगा, है ना। तो उस काम के लिए तो हम सीधे वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होंगे वो हमारे थ्रू इन सब लोगों तक जाए। अपनी 25 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारी पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनका धरना शुक्रवार को विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म करा दिया गया। विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन अधिकारियों ने छात्र नेताओं को 1 माह के अंदर उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। लगभग सभी मांगे पूरी कर ली गई हैं। कुछ एक मांगे जैसे बीएड मुख्य परीक्षा में कुछ शिकायतें थी, उसकी जांच बहुत जल्दी पूर्ण कराना है, तो इनको हम आश्वासन देते हैं कि 31 जुलाई तक हम उसको पूर्ण करा लेंगे। जांच पूरी करा करके जो भी जांच आख्या होगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। छात्र सभा के जो मेंबर्स हैं काफ़ी दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और इस बारे में रजिस्ट्रार साहब से बात हुई है। उन्होंने बताया कि काफ़ी मांगे इनकी मान ली गई हैं और अभी 3-4 मांगों पर काम अभी हो रहा है और कुलपति जी से भी इस बारे में बात होगी और जो भी इनका जो जायज़ मांगे हैं वो सब मतलब जो समस्या का समाधान किया जाएगा। सूत्रीय मांगे थी समाजवादी छात्र सभा पिछले 2 महीने पहले भी इन 25 सूत्रीय मांगों के लिए 12 दिन अनिश्चितकालीन धरना, 2 दिन भूख हड़ताल बैठी थी। तब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 1 महीने में जो समस्याओं को सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन 2 महीने नहीं किया गया। तो छात्र सभा दोबारा से 14 दिन तक भूख हड़ताल बैठी थी। आज विश्वविद्यालय प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमें छात्र सभा को 1 महीने का फिर दोबारा इन्होंने टाइम मांगा है, लेकिन अगर इस 1 महीने में जो हमारी समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो आज भी भूख हड़ताल स्थगित की जा रही है, ना कि खत्म की जा रही है। छात्र सभा तब तक भूख हड़ताल या जो भी छात्रों के हित में लड़ाई लड़ने का काम करेगी जब तक उनकी समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती। तो वह 4था दिन है आज हमारा भूख हड़ताल का और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी 1 महीने का टाइम दिया है हमारी मांगों को सुनने का। सीईओ साहब से, सीएम साहब से उनके सामने 1 महीने का टाइम दिया है। आपके चैनल के द्वारा भी रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि 1 महीने में बीएड की जांच और बंद कोर्सों का तो अभी वो जल्दी से जल्दी काम करेंगे, चालू करने का 7-8 कोर्स बता रहे हैं, 7-8 कोर्स वो चालू करेंगे। और दूसरा वाटर कूलर की भी बोल रहे हैं, वाटर कूलर की भी वहाँ पे व्यवस्था हो गई है कैंटीन के पास। मैं अभी हमारी भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई है, अभी स्थगित कर दी जा रही है। पिछले 2 महीने पहले भी बैठे थे हम भूख हड़ताल पे, तभी भी आश्वासन दिया था 1 महीने का। अगर फिर भी इन्होंने काम नहीं किया तो आगे फिर हम भूख हड़ताल बैठेंगे। अब की बार कोई भी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा सारी समस्या तब तक नहीं उठाएंगे। बीते 23 जून के दिन दहाड़े खंदारी क्षेत्र में हुए डबल मर्डर ने पूरे आगरा शहर में सनसनी फैला दी थी। वहीं इस घटना की आगरा शहर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में निंदा की गई थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को गुलाटी परिवार द्वारा आयोजित शोक सभा में शहर के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा ले मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय न मिलने पर आंदोलन की बात कही। बीती 23 जून को खंदारी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार को संवेदना देने के लिए जैसे समूचा आगरा शहर ही एमबीजेन कॉलेज परिसर में देखा गया। शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ राजनीतिक लोगों ने शोक सभा स्थल पहुंचकर परिवार को साहस बंधाया। शोक सभा स्थल पहुंचे लोगों ने सबसे पहले पीड़ित परिवार के साथ उनका दुख दर्द बांटा और अंत में मृतकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। शोक सभा में आए शहरवासियों ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। श्रद्धांजलि पूरे मतलब बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस तरीके से कहीं प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन रोज की घटनाएं हो रही हैं। कायदा से
प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि रोज की 10-20 घटना रोज की हो रही है, एक भी घटना का बर्कआउट नहीं होता। सो नहीं रहा, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद लिए हुए को आज जो है डीआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने बैठक ली है और मुझे लग रहा है कि शायद जो है परसों तक जो है इस जो है मर्डर का खुलासा हो जाएगा। और एक जो है व्यवसायी जो है परिवार के जो लूट हुई थी उसका भी मुझे लग रहा है कि कल पुलिस खुलासा कर देगी। हमारी आज जो है इस विषय पे जो है कप्तान साहब से और डीआईजी साहब से बात हुई है, जल्दी से जल्दी दोनों मैटरों का खुलासा कर दिया जाएगा। परिवार के लिए ये है कि इससे ज़्यादा सब लोग उनके दुख में जो है साथ हमारे समाजवादी पार्टी और हम लोग सब उनके दुख के साथ। परिवार के साथ उनकी बेटी और पत्नी के साथ जो नृशंस हत्या की है जिन लोगों ने, पूरा अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से बहुत गंभीर है और इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा के लिए कप्तान से कहा है और जल्द खुलासा होगा। मुझे पूरा विश्वास है पूरी समाजवादी पार्टी और अधिवक्ता सभा पूरी तरीके से इस दुख की घड़ी में गुलाटी परिवार के साथ के लिए इनके लिए हम लोग बस सारी महिला अधिवक्ताओं ने एक शोक सभा रखी है और हम इस परिवार के साथ नहीं, इनको बड़ा ये आघात पहुंचा है, इसके लिए हम बहुत बहुत दुख हो रहे, सभी लोग दुख में शामिल होने के लिए भागीदारी करें। बिल्कुल जल्दी गिरफ्तारी होगी, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। घटना की खुलासा करने के लिए हम इनको 48 घंटे का टाइम दिया था, अब इस टाइम अगर ओवर होता है तो हम सब लोग सड़क पे आएंगे। के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खुल के साथ है, पूरी शोक संवेदना है जिला कार्यकारिणी की और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ निश्चित तौर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन को लखनऊ से और आला हाई कमान से स्पष्ट आदेश है कि इसका शीघ्र से शीघ्र खुलासा करें। परसों तक जहाँ तक अभी मुझे पता लगा है डीआईजी और एसएसपी साहब ने मीटिंग करी है, परसों तक इस पूरे मसले को खोल के पुलिस प्रशासन रख देगा और पूरे शोक संतप्त परिवार के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदना। विदारक घटना है और इस शोक की घड़ी में हम ये बस यही कह सकते हैं कि इस परिवार को किसी की तरह से शांति मिले और आगे पुलिस को भी इस मामले में तत्पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की तो बदमाशों के इसी तरह हौसले बढ़ते रहेंगे और ऐसे घरों में अब हत्याएं होती रहेंगी। लोग न सड़क पर सुरक्षित हैं और न अब घर में सुरक्षित हैं। इस सत्ता में सरकार के अंदर जो भी यहाँ गुंडा राज व्याप्त हो रहा है उससे ये मालूम होता है। आज इतना टाइम हो गया, अभी तक किसी का सुराग पर नहीं लगा है। हम अधिवक्ताओं में बहुत रोष है और इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन और शासन दोनों मिलकर इसके अंदर पूरी तरह से काम करें और दोषियों को, हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कुल सचिव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रही और विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से जो छात्रों की बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, सफाई की समस्या है, इन सारी बातों को हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया ही है कि पीने के पानी की व्यवस्था में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम विभागाध्यक्ष से बात कर ले रहे हैं और उसको सही करा देंगे, दुरुस्त करा देंगे। मार्कशीट कभी कभी किसी सेमेस्टर की नहीं मिली है तो एजेंसी को हम लोग निर्देश दे दिए हैं।